हेलो स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली आप सभी का जो है ना, यहाँ पर सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबों का फर्स्ट क्लास जो है एग्जाम जो है 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली है आप लोग का। तो अभी जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है वो बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस जो भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो वीबीआई क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस एंड इसका जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करना है, नेचर बताना है, ठीक है। मैं बाइलिंगुअल दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी के अपना हिंदी में देखेंगे एंड इंग्लिश के हैं वो अपना इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्यवसाय वित्त क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। मैं बस की पॉइंट देने वाला हूँ, की पॉइंट से और कुछ डेफिनेशन है, आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है। इसको यूज करके पेपर आराम से आप निकाल सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है क्योंकि जितना पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई उपाय है नहीं। की नोट्स देखो। बिजनेस फाइनेंस मीन्स द मनी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबलाइजिंग रनिंग एंड एक्सपेंडिंग ए बिजनेस फाइनेंस। यानी कि बिजनेस फाइनेंस हमारा प्रोसेस होता है रेजिंग करने का, मैनेजिंग करने का और फंड को यूटिलाइज करने का। बिजनेस एक्टिविटी में जो भी बिजनेस की प्रक्रिया होती है उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, फंड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हिंदी में अगर पूछे तो व्यवसाय वित्त उससे आशय क्या है, उस धन से है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय को शुरू करने में, चलाने में और उसका विस्तार करने में लगता है, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। आगे हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये क्या है, मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है बिजनेस फाइनेंस की। तो ये एक लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, यानी हिंदी में अगर देखे तो व्यवसाय का जीवन रक्त है ये। उसके बाद हमारा है इट इज रिक्वायर एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस। इसकी जरूरत जो है हर स्टेज में पड़ती है बिजनेस के, ठीक है। प्रत्येक चरण में जो है ना इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी अगर बिजनेस आपको एक्टिविटीज में निर्णय लेनी है तो ये इसमें क्या करता है, सहायता, इन्वॉल्वमेंट रोल निभाता है। इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड रिटर्न, यह जोखिम और लाभ दोनों को क्या करते हैं, शामिल होते हैं इसमें। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक निरंतर जो है ना प्रक्रिया है, ठीक है। तो प्रकृति अगर पूछे 5 नंबर में एक्सप्लेन कर देना, हो गया, सिंपल खत्म। आगे हम इसको स्कोप की बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। तो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेजिंग फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे जो है ना स्कोप होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। आगे हमारा व्यवसाय वित्त का क्षेत्र, हिंदी में देख लो तो पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, धन की व्यवस्था करना, निवेश और निवेश निर्णय, कार्यशाल कार्यशील पूंजी प्रबंधन प्रबंधन सॉरी लाभ प्रबंधन जो मैनेजमेंट होती है, लाभांश निर्णय, वित्तीय योजना और जोखिम परिबंधन, ठीक है। ऑल ओवर जितने भी सिलेबस के अंतर्गत हैं आपको इसमें खत्म हो जाएंगे। आप अच्छे से अपना देख लो, एग्जाम में आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ पूछता नहीं है टेढ़ा, सिंपल सा पूछेगा, सिंपल सा आप जवाब देना। ओके। एक्सप्लेन फाइनेंस फंक्शन इन बिजनेस, व्यवसाय में जो वित्तीय कार्य है वो क्या है। तो देखो फाइनेंस फंक्शन का मतलब होता है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस फंड्स। वित्तीय कार्य जो होते हैं उससे आशय हमारा व्यवसाय के लिए है जो धन जुटाने और उसका उचित उपयोग करने तथा नियंत्रण रखने से है, ठीक है। इसकी मेन फंक्शन की अगर बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, यानी धन की जो आवश्यकता है उनका अनुमान लगाना। ओके। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, यानी कि जो पूंजी है उसको जुटाना। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यानी धन का निवेश करना। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। अब उसके बाद हमारा है प्रॉफिट एलोकेशन, यानी कि जो हमारी लाभ होती है उसका वितरण करना। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी वित्तीय नियंत्रण, ठीक है। नकदी बनाए रखना, यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट, नकदी बनाए रखना। रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम का प्रबंधन। तो ये सारे हमारे आते हैं मुख्य कार्य के अंदर, जो क्या जो कि ये फाइनेंस फंक्शन होता है बिजनेस में। ओके, तो ये आपको हुआ, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंस की अगर बात कर ले तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलता है। इस इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभ जो है ना बढ़ता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बट बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को इनलार्ज करने में, बढ़ने में मदद होता है, ठीक है, विस्तार होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त के जो
पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अंतर क्या है? देखो ट्रेडिशनल व्यू में क्या है, फोकस ऑन रेजिंग फंड्स, यानी कि जो फंड रहता है उसको रेज करना, ठीक है। देखो केवल धन जुटाने पर बल दिया जाता है ट्रेडिशनल वाले व्यू में। एक्सटर्नल फाइनेंस वनली लिमिट, एक्सटर्नल फाइनेंस वनली यानी कि बाहरी स्रोत पर ध्यान दिया जाता है, इसमें सीमित क्षेत्र रहता है, ठीक है। इसमें लेस शॉर्ट टर्म अप्रोच, यानी कि इसमें अल्पकालीन सोच होता है ट्रेडिशनल व्यू में। लेस इंपॉर्टेंट टू शेयर होल्डर वेल्थ, यानी शेयर धारक जितने भी होते हैं उस पर धन जो है ना, धन पर वेल्थ, शेयर धारकों के धन पर कम, ठीक है, ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हमारा है मॉडर्न व्यू, तो फोकस ऑन रेजिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इस पर जो धन जुटाने और उसका सही उपयोग करने पर बल दिया जाता है कि उसको यूज भी करे तो किस दिशा में करे, वो आधुनिक दृष्टिकोण से सोचा जाता है। इसमें इंटरनल और बाहर दोनों स्रोत पर ध्यान दिया जाता है। यह हमारा वाइड स्कोप है, यानी कि व्यापक क्षेत्र है, ठीक है। दीर्घकालीन सोच है, लॉन्ग टर्म थॉट है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है। शेयर धारकों की संपत्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर है उसकी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। ओके, आगे हमारा प्रारंभिक दृष्टिकोण के अंदर, यहाँ सॉरी इसी का आया हुआ है, शेयर धारकों के धन पर कम ध्यान, ओके, और इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे हमारा है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो वित्तीय प्रबंधन होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी धन जो है उसको बढ़ाना, वेल्थ, ठीक है, लाभ अधिकतम करना, संपत्ति अधिकतम करना। उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड जहां भी यूज कर रहे हैं उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम लोग यूज करें। लिक्विडिटी मेंटेनेंस, कॉस्ट कंट्रोल, बिजनेस ग्रोथ, रिस्क रिडक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, यानी लागत नियंत्रण, तरलता बनाए रखना, ठीक है, व्यवसाय का विकास, जोखिम कम करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। आगे हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, छोटी सी कीवर्ड लेकर आप अपना जो है ना बना सकते हो, लिख सकते हो अपने ऑन वर्ड्स में, क्योंकि कॉपी में खुद जब क्वेश्चन आपसे लिया जाता है खुद लिखा हुआ होता है, अपने शब्दों में उत्तर दे। लाभ अधिकतम, अधिकतमकरण क्या है? Profit maximization means earning the highest possible profit from the business activity. देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि जो आप अर्न कर रहे हो वो हाईएस्ट जितनी हो सके प्रॉफिट अर्न करो अपने बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है। लाभ अधिकतम करण का जो अर्थ होता है व्यवसाय से अधिक लाभ कमाना है। देखो जो भी चीजें हैं किताब में लिखी हुई है, अगर जब टाइम आ चुका है एग्जाम का तो अपना की पॉइंट क्लियर करो और समझते जाओ, वो आप उतना बड़ा बड़ा करने से पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह गया है, ठीक है। तो इससे अपना क्लियरिटी मिलेगा, आप सबको आराम से देख लो। लाभ जो अधिकतम करण होता है वो व्यवसाय से अधिक लाभ कमाना होता है, सिंपल सी बात। एडवांटेज इसकी क्या होती है, इंक्रीज इनकम, इनकरेज बिजनेस ग्रोथ, जो बिजनेस ग्रोथ होता है इसमें इनकरेज मिलता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टर जो होते हैं कोई पैसा लगाने के लिए बिजनेस में, वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर कि हाँ भाई प्रॉफिट इसके यहाँ जो है ना मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, हाँ भाई चलो, ठीक है। इसका लाभ हमारा क्या होता है, आय बढ़ती है, व्यवसाय का विकास होता है, निवेशक आकर्षित होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी बिजनेस में वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसमें रिस्क जो है ना इग्नोर किया जाता है, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें आपको आप क्या करते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट पर मैक्सिमाइजेशन करने पर ध्यान दोगे तो आप कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कैसे लोगे। अगर कस्टमर लेती है सामान तो आपको जल्दी जल्दी जो करना है करो, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन होती है जो बताया है। जोखिम की उपेक्षा करता है, ठीक है। समय के मूल्य को नहीं मानता, जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो नहीं मानता है। ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान नहीं देता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्या, यहाँ कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रहे हो ना, दीर्घकालीन विकास के लिए उपयुक्त नहीं। जो लॉन्ग टर्म अगर आपको एक्टिविटीज अप्रोच चाहिए तो ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। आगे हमारा एक्सप्लेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें संपत्ति अधिकतमकरण क्या है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। मार्केट वैल्यू को बढ़ाओ, शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाओ। इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो संपत्ति अधिकतमकरण करने का अर्थ यह होता है कि शेयर धारकों की जो संपत्ति है और कंपनी के बाजार है वो मूल्य को बढ़ाना, ठीक है।
इसकी एडवांटेज क्या है? तो कंसीडर रिस्क, ये रिस्क लेकर चलता है। कंसीडर टाइम ऑफ वैल्यू, ये टाइम ऑफ वैल्यू को लेकर चलता है। शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाता है। और ये सुइटेबल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ठीक है, देखो जोखिम का ध्यान में रखता है, समय के मूल्य को महत्व देता है, शेयर होल्डर की संपत्ति बढ़ती है, दीर्घकालीन विकास के लिए उपयुक्त होता है। अब हमारा आगे बात आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अंतर क्या है। समझ लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर में 10 नंबर में पूछेगा तब भी ये लिख सकते हो। सबको क्या करना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाना, हो गया काम तमाम। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या करता है, रिस्क को इग्नोर करता है, ये रिस्क को लेकर चलता है, कंसीडर करके चलता है। ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है, ये कंसीडर करता है, ये इग्नोर कर देता है टाइम वैल्यू को, और ये क्या करता है, कंसीडर करता है टाइम वैल्यू को। ये फोकस करता है सिर्फ प्रॉफिट पे, ये फोकस करता है कि शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो भी बढ़े। ट्रेडिशनल अप्रोच ये अपनाता है और ये मॉडर्न अप्रोच अपनाता है। 5 नंबर का 10 नंबर का पूछेगा तो टू करके अपना सबको एक एक बार डिफाइन करते जाना, हो गया। हिंदी वाले देख लो, लाभ अधिकतमकरण क्या है और संपत्ति अधिक, ये अल्पकालीन उद्देश्य होता है, ये दीर्घकालीन उद्देश्य होता है। ये जोखिम की अनदेखी करता है, ये महत्व देता है जोखिम को। समय के मूल्य की उपेक्षा समय के मूल्य को महत्व देता है। ठीक है, ये समय को क्या करता है, मूल्य नहीं देता है, समय को महत्व देता है। समय की मूल्य पर कोई ध्यान नहीं देता है, ये देता है केवल लाभ पर ध्यान देता है, शेयर होल्डर की संपत्ति पर ध्यान देता है। ठीक है, पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाता है और ये आधुनिक दृष्टिकोण अपनाता है। आगे हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है भाई, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखो वित्तीय योजना हमारा क्या है, सिंपल सा समझो, इसके अर्थ और उद्देश्य को भी जान लो। तो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस होता है एस्टिमेटिंग करने का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, जो कि बिजनेस का होता है, जो कि डिसाइड करता है कैसे फंड को हम लोग रेज कर सके और यूटिलाइज कर सके, कैसे बढ़ा सके और कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो फाइन अब देखो डेफिनेशन यहाँ भी है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर एंड डिसाइडिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉर रेजिंग फंड्स। वित्तीय योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय की भविष्य की जो धन होती है वो आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है और तथा यह तय किया जाता है कि धन कहाँ से प्राप्त किया जाएगा और उसको उपयोग कैसे किया जाएगा। ये सारे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आते हैं। ओके, इट्स क्लियर। हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर एडिक्वेट अवेलिटी ऑफ फंड्स आएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आएगा, अवॉइड ओवर कैपिटलाइजेशन, अवॉइड अंडर कैपिटलाइजेशन, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये पूछे तीनों को यूज करना एक ही जगह, क्योंकि तीनों चीज एक ही है। ठीक है, कहीं भी नेचर को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस में, इम्पोर्टेंस पूछे तो उसमें लिख देना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिजनेस एक्सपेंशन। अब यहाँ हिंदी में देख लो इसको, इसमें क्या, पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, धर्म का सर्वोत्तम उपयोग, ओवर कैपिटलाइजेशन से बचना, अंडर कैपिटलाइजेशन से बचना, जब फाइनेंशियल हमारा प्लानिंग रहेगा तब ये सबसे आप बच सकते हो। वित्तीय स्थिरता बनाए रखोगे, विभिन्न विभागों में समन्वय बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा हर डिपार्टमेंट में, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को यूज करते हो तो व्यवसाय का विकास होगा। ठीक है, ये सारे हमारे आएंगे उसमें, इंपॉर्टेंट, नेचर, कुछ भी बोलो। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो जानो। अस्थायी पूंजी की जो आवश्यकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। फैक्टर हमारा इसका है नेचर ऑफ बिजनेस, ये पूछता है। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी यूज, एक्सपेंशन ऑफ प्लान्स, एबिलिटी ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी। अस्थायी बिजनेस को प्रभावित करने वाले कारक, व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय का आकार क्या है, तकनीक का स्तर क्या है, विस्तार की योजना क्या है, वित्त की उपलब्धता। ये ऊपर इंग्लिश वाले हो गए, ये देख लेना, और नीचे हिंदी वाले हो गए, ये देख लेना। सरकारी नीतियां, ये सारे हमारे जो है ना अफेक्ट करते हैं स्थायी पूंजी की आवश्यकता को। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल को क्या रिक्वायर, ये पूछता है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या अफेक्ट करता है फैक्टर। तो देखो इंग्लिश वाले, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइज, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट पॉलिसी, सीजनल डिमांड, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बिजनेस ग्रोथ, ये सारे जो है ना हमारे वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हिंदी वाले, व्यवसाय का प्रकार होना चाहिए, व्यवसाय का आकार अफेक्ट करता है, उत्पादन चक्र क्या है, प्रोडक्शन साइकिल, ऋण नीति, ठीक है, मौसमी मांग, सीजनल जो हमारी डिमांड होती है, स्टॉक प्रबंधन, व्यवसाय की वृद्धि, ये सारे हमारे आ गए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर।
फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन के अंदर आओ। कैपिटलाइजेशन क्या होगा भाई? कैपिटलाइजेशन मींस डिटरमाइनिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, यानी कि जितने टोटल अमाउंट है जो कैपिटल रिक्वायर में आपको काम हुआ है वो बिजनेस के लिए, वो सारे हमारे उससे डिटरमाइन है, ठीक है। उसको हम लोग कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हर एक कंपनी जब होती है उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के, प्रेफरेंस इक्विटी। सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी बाद में, ठीक है। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन अर्निंग, ये सारे हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। पूंजीकरण का अर्थ होता है व्यवसाय में आवश्यक कुल पूंजी का निर्धारण करना, इसमें शामिल इक्विटी पर ये सारे हैं संचित लाभ। अब हमारे कॉस्ट थ्योरी क्या करता है और अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या करता है? तो पूंजीकरण के कॉस्ट थ्योरी और तथा अर्निंग थ्योरी को समझते हैं। कॉस्ट थ्योरी कहता है कैपिटलाइजेशन का टोटल कॉस्ट जो हमारा स्टेबलाइजिंग बिजनेस के लिए हुआ है सो। अर्निंग थ्योरी कहता है कैपिटलाइजेशन डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, जो आप फ्यूचर में अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कैपिटलाइज, तो वो हमारा अर्निंग थ्योरी के अंदर आ जाएगा और ये कॉस्ट थ्योरी के अंदर आएगा, ठीक है। कुल लागत के आधार पर पूंजी जो निर्धारित होती है उसको कॉस्ट, भविष्य की आय के आधार पर जो पूंजी निर्धारित होती है वो अर्निंग थ्योरी होती है। कंप्लीट। अब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके कॉज इफेक्ट और रेमेडीज क्या है वो देख लेते हैं। अति पूंजीकरण, देखो नाम से ही लग रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ओवर, ओवर मतलब अधिक। जब कैपिटल हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, ओके। देखो जब व्यवसाय में आवश्यक से अधिक पूंजी लग जाती है तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। इसके कॉज क्या है, कारण क्या है? कॉजेस, ये देखो इशू ऑफ शेयर ज्यादा हो जाता है, लो लो प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है तब होता है ये। रॉन्ग एस्टिमेशन होता है तब, यानी एस्टिमेशन जो आपको एस्टिमेटेड चीजें होती है वो रॉन्ग अगर कभी हो जाती है तब। हेवी बोरो, जब उधार जब ज्यादा ले लेते हो तब। देखो अधिक शेयर जारी करना, कम लाभ होना। जब अधिक शेयर जारी कर देते हैं तो क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी जितनी हमारे पास कैपिटलाइजेशन चाहिए उससे ज्यादा आपके पास आपको कैपिटल आ जाती है, ठीक है। कोई बड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बन जाएगा। गलत अनुमान, अधिक ऋण। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? लो डिविडेंड, फॉल इन शेयर प्राइस, डिससेटिस्फैक्शन अमंग इन्वेस्टर। अब इसके इफेक्ट हमारे होते हैं कि लो डिविडेंड, लाभांश हमारे पास कम होता है। अब इसका जो शेयर वैल्यू होता है वो मूल्य में गिरावट आने लगती है। जो निवेशक इन्वेस्टमेंट आप में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते रहते हैं वो आपको असंतुष्टि का खेद करना पड़ता है उनको। वो समझते हैं, सीधा मतलब है कि ना भाई इसमें हमारा नहीं करेंगे, इसके इफेक्ट बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये सारे एक ही टाइम में होगा। सबसे पहले तो देखो आपके पास डिविडेंड ही कम आता है, शेयर मूल्य में गिरावट आ जाती है तो आपको निवेशक का, जाहिर सी बात है कि जो निवेशक रहेंगे उसमें आपको आपके कंपनी में क्यों लगाना चाहेगा इन्वेस्ट। मान लो मैं ही इन्वेस्टर हूँ, आप अपना कंपनी खोले, आपकी शेयर वैल्यू गिरी हुई है, कोई इन्वेस्टर चाहेगा कि हम आपके में पैसा लगाएं? इन्वेस्टर उसमें चाहेगा जिसका शेयर वैल्यू अप है तो उनका भी, जो इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे उनको भी थोड़ा सा पैसा आगे करके मिलेगा। तो यही बात है। अब इसके रेमेडीज क्या है? तो कैपिटल को रिड्यूस कर दो, इंक्रीज कर दो इफिशियंसी एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाओ, तब जाकर आपकी रेमेडीज हो सकती है। उपाय, पूंजी कम करना, कार्य क्षमता को बढ़ाओ और उचित वित्तीय योजना जो है वो लगाओ, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अल्प पूंजीकरण क्या होता है? अब देखो कैपिटल अंडर मतलब कैपिटल के अंदर ही, ठीक है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो होती है कैपिटल से वो कम मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आगे देखो इसके कॉज क्या क्या है। सबसे पहले हिंदी में यहाँ नहीं है, कॉज देख लेते हैं, समझा ही देते हैं। लेस कैपिटल, यानी कि इसमें पैसा जो है ना, इसके कारण होते हैं कि कैपिटल जो होता है लेस, कम होता है। हाई इफिशियंसी, हाई प्रॉफिट, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? हेवी वर्क प्रेशर, डिफिकल्ट एक्सपेंशन, यानी कि जो विस्तार है, फैलाव है, वो डिफिकल्ट से होता है। मोनोपोली प्रॉब्लम, इसमें मोनोपोली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। रेमेडीज क्या है? इसमें नया कैपिटल रेज करो, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ठीक है। रेमेडीज एक ही है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग रहनी चाहिए। कोई सा भी बड़ा से बड़ा बिजनेस रहे, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक है तो सब ठीक है। पैटर्न ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दीर्घकालीन वित्त क्या है? इसका पर्पस हमारा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है? अस्थायी संपत्ति खरीदना, विस्तार, आधुनिकरण। इसकी सोर्स की अगर बात कर लें तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, रिटेन अर्निंग, ये सारे आएंगे।
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सारे हमारे इसमें क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आएंगे। ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग में क्या है, पीरियड 1 से 5 साल का रहता है। मध्यम अवधि वित्त, इसकी सोर्स होती है बैंक लोन, हायर परचेज, लीजिंग। इसकी अवधि की बात करें तो 1 से 5 साल। स्रोत हमारा हिंदी में बता दिए, बैंक ऋण, हायर परचेज, लीजिंग। ठीक है। एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को देख लो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। पर्पस हो गया, उद्देश्य क्या है, कार्यशील पूंजी। सोर्स क्या है, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कमर्शियल पेपर। ठीक है। व्यापारिक ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद नगद साख, कमर्शियल पेपर, ये सारे हैं। रेजिंग ऑफ फंड के अंदर देखेंगे, एक्सप्लेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बाहर जो वित्त होती है उसके स्रोत बताइए। तो ये सारे हमारे हैं, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटल, हिंदी में यह है। एक्सप्लेन फॉर्म और फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाह्य वित्त के रूप। तो इक्विटी फाइनेंस के अंदर ओनरशिप कैपिटल, डेब्ट फाइनेंस के अंदर बोरोवेड कैपिटल, लीज फाइनेंस के अंदर एसेट टेकन ऑन रेंट, ये लीज फाइनेंस के अंदर आते हैं। वेंचर कैपिटल के अंदर फंड्स फॉर स्टार्टअप। व्हाट इज अंडर राइटिंग ऑफ कैपिटल इशू, अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट। अब देखो पूंजी निर्गमन का अभिग्रहण क्या होता है। देखो, अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट, यह एक क्या होती है, एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर अंडर राइटर गारंटी देता है कि पब्लिक जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर को फुल्ली और डिवेंचर को, तो ही विल परचेज द रिमेनिंग सिक्योरिटी, तो वो अपना रिमेनिंग सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। ठीक है। अभिग्रहण, अंडर राइटिंग वह व्यवस्था है जिसमें अभिग्राहक यह गारंटी देता है कि यदि जनता सभी शेयर या डिवेंचर नहीं खरीदेगी तो वह शेष प्रतिभूतियों को स्वयं खरीद लेगा। ठीक है। एडवांटेज में अगर बात करें तो एज्यूड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल इशू। लाभ में वही हिंदी में पूंजी प्राप्ति की गारंटी, निवेशकों का विश्वास, सफल निर्गमन। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एंड ब्रॉड फीचर ऑफ अंडरराइटिंग इन इंडिया, भारत में जो अंडरराइटिंग की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां बताएं। तो सेबी रेगुलेशन, मर्चेंट बैंकर, एक्सप्लेन द ट्रेंड ब्रॉड फीचर, ये सारे जो है ना अंडरराइटिंग इन इंडिया के अंतर्गत, मर्चेंट बैंकर, रिस्क रिडक्शन, डिजिटल पब्लिक इशू, ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो है ना इसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियां है जो भारत में अंडरराइटिंग है, इनकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वही है। उसके बाद हमारा है हिंदी में देख लो, सेबी का नियंत्रण करना, मर्चेंट बैंकरों का भूमिका, जोखिम में कमी, ऑनलाइन पब्लिक इशू, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ओके। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर 4 के हो, ये 22 मिनट का जो वीडियो है वो आपको एकदम मान लो वास्ट है। ठीक है। जो भी चीजें मैंने बताया लाइन बाय लाइन देख लो, काम खत्म हो जाएगा। उसमें एक भी क्वेश्चन आएगा, दिमाग लगा के अगर बना लोगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन करके डाला है हर एक कीबोर्ड को। ठीक है। तो यूज करो अच्छे से और सब समझ में आएगा। अगर नहीं आता पॉज करके रिटर्न डाउन करना तो कर सकते हो। एग्जाम आपको 10 तारीख से होने वाली है। ठीक है। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कुछ एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ हमको आगे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं जितनी भी वादा करता हूँ, जितना भी सारा हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, और भी जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा। एनएसएस, एनसीसी में कौन सबसे ज्यादा लिए कमेंट कर देना। आप एनसीसी लिए हो या एनसीसी लिए हो या एनएसएस लिए हो, ये भी बता देना। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो आगे किस पर चाहिए, वो भी बता देना प्लीज। अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, इस पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। ठीक है। और चैनल पर नया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।